आज का हमारा टॉपिक है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट, हाइपरलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली ये इंटर रिलेट होती हैं। तो इनकी अगर डीप हम देखें तो काफ़ी सारी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो फोकस करेंगे इनकी वैल्यूज़ को पे और दूसरा डाइटरी मैनेजमेंट पे। तो हाइपरटेंशन सबसे पहली बात है कि बात करेंगे वेट मैनेजमेंट के हवाले से कि वेट हाई वेट है या लो वेट है या ओबीस है तो उसकी क्या कैटेगरीज हैं। तो मीन के इसको मोस्टली असेस किया जाता है बीएमआई से या मीन के जो एथलीट्स हैं या इस तरीके से उनके लिए वेस्ट सर्कमफेरेंस से भी मेजर किया जाता है ओबेसिटी को। अगर हम बीएमआई से देखें तो जो नॉर्मल बीएमआई की रेंजेस हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 18.5 से लेकर 24.9 तक होती हैं। इसके अलावा अगर 25 से लेकर 29 ये मीन के अपर वेट होता है, और 30 से लेकर 34.9 तक ओबेसिटी लेवल 1 है, और 35 से लेकर 39.9 तक ओबेसिटी लेवल 2 है, और ग्रेटर देन 40 जो है ओबेसिटी लेवल 3 है। तो एक मीन के बीएमआई से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या मीन के असेस कर सकते हैं कि ओबेसिटी लेवल कितना है। दूसरा हम देख रहे होते हैं वेस्ट सर्कमफेरेंस। वेस्ट सर्कमफेरेंस जो मेल का है वो लेस देन 102 सेंटीमीटर से हो तो मीन के नॉर्मल है, इससे अबव होगा तो ओबीस कंसीडर किया जाता है या ओवरवेट। जो फीमेल का है वो है 88 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर से तो 102 सेंटीमीटर से जो कम है वो नॉर्मल है, इससे ऊपर जो है वो ज़्यादा होता है। इस तरह 88 फीमेल में 88 सेंटीमीटर जो है वो 88 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है, और उससे ज़्यादा हो तो ओवरवेट कंसिडर किया जाता है। बीएमआई इसकी वेट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है ओबेसिटी की, फिर दूसरी आ जाती हैं रीजंस कि ओबेसिटी होती क्यों है। अगर कोई अंडर वेट है या मीन के ओवर वेट है उसकी रीज़न क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़ ईटिंग हैबिट्स हैं, मीन के ओबेसिटी की सबसे बड़ी जो रीज़न है। ईटिंग पैटर्न कह दें या हैबिट्स कह दें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो हेरिडिटी है, विरासती तौर पे जो है वो भी मीन के ओबेसिटी क्रिएट हो सकती है। अगर दोनों पेरेंट्स जो है ओबीस हैं तो 80% चांसेस होते हैं कि बच्चे जो है ना ओबीस होंगे। अगर दोनों में से एक पेरेंट्स ओबीस है तो 50% चांसेस होते हैं कि मीन के बच्चे जो है ना ओबीस हो सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशंस हो सकती हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकती है, मेडिकेशन जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह हैं इस तरीके से, तो इनके जो जीन्स की कंपोजिशन है उसको अफेक्ट करते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी है, एक्टिविटी है, लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में ईटिंग पैटर्न या मीन के लाइफस्टाइल में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आ जाते हैं। वैसे लाइफस्टाइल में ये तमाम चीजें आ जाती हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी इसमें आती है। हाँ, तमाम फिजिकल एक्टिविटी भी इसी में आती है, ईटिंग पैटर्न भी इसी में आता है, मेडिकेशन में। लाइफस्टाइल से मुराद ये होता है कि आप किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं,
मेडिकेशन यूज़ करके गुजार रहे हैं या फास्ट फूड कंज्यूम करके गुजार रहे हैं या किसी तरह से मीन के सोते हुए गुजार रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना लाइफ स्टाइल में आ जाती हैं। तो फिर ईटिंग पैटर्न में आप बात करें तो उसमें है कि मोर शुगर का इंटेक ज़्यादा हो सकता है, साल्ट का इंटेक ज़्यादा हो सकता है, फास्ट फूड का इंटेक ज़्यादा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, वाटर का इंटेक जो है कम है, फिर मीन के फाइबर का फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक कम है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ओबेसिटी को जो है ना मीन के ओबेसिटी की वजह बनती हैं। तो इसमें ये होता है कि फिर एक ओबीस है जो मेन चीज़ है कि उसे कैसे मैनेज किया जाए। तो ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए मल्टीपल जो है मॉडल्स जो है वो होते हैं। एक होता है एटकिंस मॉडल। इसमें ये होता है कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं एटकिंस मॉडल को। इसमें ज़्यादा जो है प्रोटीन डाइट दी जाती है और उनके पीछे लॉजिक ये होता है कि प्रोटीन डाइट जो प्रोटीशियस डाइट है वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और फैट मास को डिक्रीज करती है और प्रोटीन जो मसल मास है वो इंक्रीज होता है। ये मेन के बाकी इससे होता है मेन के जो प्रोटीन डाइट है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, मसल मास को इंक्रीज करती है और इस तरह फैट मास डिक्रीज होता है इससे। तो इसी वजह से जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है एनर्जी कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि जितनी भी मीन के प्रोटीन्स वाली फूड है वो क्रिएटिनिन या यूरिया वगैरह इनमें फिल्टर होना होता है इससे किडनी से। तो किडनी पे बर्डन जो ऐसा समझ लें कि मेटाबॉलिज्म जो है प्रोटीन की वो किडनी में होती है। तो उनकी मेटाबॉलिज्म जब जितना ये ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा किडनी पे बर्डन बढ़ता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर ज़्यादा होता है। अक्सर जो एथलीट्स या स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनमें ये इशू होता है, मीन के उनकी किडनी जो है। लेकिन अगर वो प्रोटीन डाइट लेते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी तो ज़्यादा होती है। फिजिकल एक्टिविटी तो है लेकिन प्रोटीन जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा तो फिर वो अमोनिया और यूरिया में वो है ना, तो उसका फिल्ट्रेशन किडनी में ज़्यादा बढ़ जाता है ना। मीन के फिजिकल एक्टिविटी का मीन के एक लिमिट तक है, फिजिकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। असल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसके अंदर रहना होता है। जब रिक्वायरमेंट एक चीज़ है, आप देखिए कि प्रोटीन का जो इस्तेमाल है बॉडी में, एक मसल्स को डेवलप करना है, दूसरा जितनी भी इंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर है। आपने प्रोटीन इंक्रीज कर ली तो फिर इसी तरह फैट का जो इस्तेमाल है वो है इम्यूनिटी प्रोटेक्शन, जितनी भी है बॉडी में वो फैट कर रहा होता है। तो आपने फैट को कम किया, प्रोटीन को, प्रोटेक्शन वीक हो गई। प्रोटीन जो है ना एंटीबॉडीज वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये जो लेकिन अगर किसी का मेटाबॉलिक रेट वैसे ज़्यादा हो नेचुरली, जैसे मैं हूँ उससे मेरे बहुत फास्ट है मेटाबॉलिज्म, तो उसका क्या करना चाहिए? उसका क्या, उसमें ये है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप उनको बेसिक फूड दें, न्यूट्रिएंट और कैलोरीज रिच फूड दें और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड दें। तो मीन के प्रोटीन हो या फैट हो ये दोनों मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं और इनके जितनी मीन के जितनी रेशो बताई गई है ना ये बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बताई गई है। लेकिन इनके किसी भी तरह से अगर इनकी कमी या ज़्यादती लॉन्ग टाइम के लिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए मैनेज करने के लिए कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लास्ट टाइम अगर मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, उसने यही एटकिंस डाइट यूज़ करती रही, कहते मेरे बाल जो सर के बाल थे वो सारे गिर गए। हालांकि प्रोटीन ज़रूरी है बालों के लिए, मीन प्रोटीन है या फोलिक एसिड है या विटामिन B6 है, तो ये मेजर कंपोनेंट हैं जो मीट के हेल्दी कंसिडर किए जाते हैं और ये मीट वगैरह में ज़्यादा है। लेकिन एक्सेस की वजह से भी उन्हीं पे इफेक्ट पड़ा, तो उसके इफेक्ट पड़ने की वजह से वो ये सारी चीज़ जितने भी लोग एटकिंस डाइट पे अमल करते हैं उनका यही प्रॉब्लम होते हैं। और दूसरी जो होती है कीटो डाइट, साइड इफेक्ट नहीं करनी, किडनी फेलियर का। हाँ, किडनी फेलियर मीन के एक किडनी फेलियर है, दूसरा मीन के हाइपरपैराथायरॉयडिज्म वो कॉज करते हैं और साथ जो है ना हेयर लॉस वगैरह होता है इससे। दूसरा कीटो डाइट मीन के ये ज़्यादातर फैट पे मुश्तमिल होती है। मीन कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज जो है कम होती है।
फैट का जैसे कि हमने बताया तो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। इसका यूज़ करने का जो लॉजिक है इसको इस्तेमाल कराने का, वो कहते हैं कि लाइक रिजॉल्व लाइक। तो मीन के ऑलरेडी बॉडी में फैट मौजूद है, जब आप फैट देंगे तो मीन के एक जैसे फैट ज़्यादा उसकी यूटिलाइजेशन होगी। और दूसरा ये है कि कम खाने से कम मिकदार देने से जो है ना मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। तो लेकिन इसके भी सेम यही है कि अगर ज़्यादा देर आप इस्तेमाल करें तो लीवर सिरोसिस वगैरह या लीवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ALT है, AST, उसकी मिकदार जो है बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है इससे भी। तो इसके अलावा क्योंकि एनर्जी जितना मेटाबॉलिज्म अक्सर कहते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, गर्म या ठंडी का चीज़ का भी यही होता है। जो फूड ज़्यादा एनर्जी देगी कम टाइम में देगी तो वो अल्टीमेटली जो है वो मिलके गर्म होगी। क्योंकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी एनर्जी की वो ये है कि एक ग्राम किसी चीज़ का 1 सेंटीग्रेड तक पानी को बॉयल करें, इस तरीके से एक डेफिनेशन थी। तो मीन के हीट जितनी प्रोड्यूस करेंगे वही है, और गर्म होने का भी यही तासुर है कि जितनी ज़्यादा हीट होगी तो वो उतनी गर्म होगी। कीटो डाइट में फैट पे मुश्तमिल डाइट दी जाती है मोस्टली, और इसका भी लॉजिक यही होता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। मीन के इसमें ये है कि जो ऑलरेडी स्टोर है बॉडी में फैट, वो मीन के फैट के साथ ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन स्टारवेशन पे रहे बंदा फिर भी तो जो फैट स्टोर हो रहा है वो यूटिलाइज होगा। अगर स्टारवेशन में रहते हैं तो सबसे पहले तो आपका प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है, तो फैट्स इस प्रोटीन इस डाइट में नहीं, उसमें फैट की होती है, पहले फैट की होती है फिर उसकी होती है प्रोटीन की होती है, पहले फैट की फिर प्रोटीन की होती है। लेकिन स्टारवेशन में ये देखें कि उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। उसके ये है कि जो आपको करंट एनर्जी, ये जो एनर्जी है ग्लाइकोजन जब भी होगा, जैसे अभी B1 में यही तो होता है डायबिटीज टाइप 1 में, उसमें केटोएसिडोसिस होती है। उसको इसी वजह से ये है कि जब जो एनर्जी आपने खुराक से दी है वो बॉडी में गई नहीं, वो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर यूराइन से जो है ना एक्सक्रीट हो गई। उसकी एक्सक्रीशन से बॉडी को सिग्नल मिलता है कि एनर्जी की ज़रूरत है। वो जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है बॉडी में वो उसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। उसकी ब्रेकडाउन से कीटोन ज़्यादा बनते हैं, कीटोन ज़्यादा बनने की वजह से फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं जो एक कार्सिनोजेनिक भी हैं, और मीन के बॉडी को प्रॉब्लम है, मीन की ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा होती है, दूसरी काफ़ी सारे मीन के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो यही सेम इसमें होता है कि अगर आप स्टारवेशन में रखेंगे बॉडी को तो कीटोन ज़्यादा बनेंगे। जब कीटोन ज़्यादा बनेंगे तो फिर एसिडोसिस भी ज़्यादा होगी, जब वो ज़्यादा होगी तो फ्री रेडिकल्स भी ज़्यादा बनेंगे। फ्री रेडिकल जो है वो बेसिकली एक तरह के कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट है, कैंसर का भी सबब बन सकते हैं, या किसी तरह में ब्लॉकेज वगैरह, हार्ट अटैक, या इस तरीके से काफ़ी सारे इशू हो सकते हैं। तो इसी वजह से जब वेट रिडक्शन की बारी आती है तो कहते हैं कि मिनिमम जो मैक्सिमम जो है ना 2 से 4 kg तक आप रिड्यूस कराएं 1 मंथ में। तो उसकी वजह यही होती है, आप देखें कि एकदम से वेट बढ़ा भी तो नहीं है ना, उसकी वजह यही होती है कि बॉडी स्टारवेशन में ना जाए, किसी तरह के जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अगर आपने बिल्कुल ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स पे जो है ना आपने वेट रिड्यूस कराना है तो वो इतना है, मीन के 2 से 4 kg। लेकिन अगर 5-6 kg भी इतना, लेकिन लोग जो है 10 kg या इस तरीके से वो काफ़ी एक्सरसाइज भी तो करते हैं। एक्सरसाइज वो तब भी तो एक्सरसाइज भी सेम है ना, एक्सरसाइज से भी एनर्जी बर्न हो रही है, जब बर्न हो रही है तो वही कीटोन्स केटोएसिडोसिस होगी, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो ये दोनों सूरत में तो बात वही होती है कि आप वहाँ से एनर्जी लें या यहाँ से। बर्न जो यूटिलाइजेशन है वो कम होती है एनर्जी की। जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है अगर 2000 किलो कैलोरीज है, अगर आप उसको मीन के एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ जाएगी ना। तो इस तरीके से दोनों तरह से सेम वो है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि फिजिकल एक्टिविटी से जो है ना रिड्यूस करें एज कम्पेयर टू एनर्जी रिस्ट्रिक्शंस। कीटो डाइट है, इसके अलावा जो है बाकी नॉर्मल डाइट होती है। नॉर्मल डाइट से आप नॉर्मल डाइट कह सकते हैं या कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। कैलोरीज इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मीन के अगर उसकी रिक्वायरमेंट 2000 है तो आप
1500 दें, 1100 दें, या इस तरीके से। वैसे रिकमेंडेड यही होती है 300 से 500 तक। तो मीन के कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन जितनी भी, अगर आपने 500 किलो कैलोरीज मीन के रिस्ट्रिक्ट की हैं डेली बेसिस पे, वो तकरीबन बनेगी आपकी 7500 किलो कैलोरीज जो है ना वो टोटल कम होंगी। तो ये जो एक ग्लाइकोजन का 1 ग्राम होता है वो 7.5 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। अगर इस पे डिवाइड करें तो ये ग्राम लिखे रहेंगे, ये डिवाइड करिए सर 1 ग्राम ग्लाइकोजन का कितना देता है? 7 to 7.5 तक। 7.5 466 मीन के नियर अबाउट हाफ केजी ग्राम। सर 7.5 कितना ग्राम है? हाँ, ग्राम। कैलोरीज है, ये कैलोरीज दे रहा है, एनर्जी दे रहा है ना, हाँ एनर्जी दे। तो इसका ग्राम। 1 ग्राम है ना 3500 किलो कैलोरीज हैं, तो ये ग्राम हमें ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसका वो करना है। तो ये 0 पॉइंट मिल के हाफ केजी जो है मिल के टोटल बनेगा 4 वीक्स में 2 केजी। 2 केजी जो है सर व्हाट इज 0.1 ग्राम? क्या चीज? सर ये क्या किया है? 0.5 ये 0.5 ये 460 है ना, नियर अबाउट मिल के हाफ केजी बनता है। या आप यूं कह लें कि 1 पाउंड, 1 अच्छा, पाउंड, अच्छा। हाँ 4 पाउंड तक जो सर है। वो तो वैसे भी 3500 कैलोरीज 1 पाउंड के बराबर होते हैं। हाँ वही है ना, ये कैलोरीज बराबर हो या ये हाँ, मीन के अगर इस तरह के से जो है ना आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर 35 से ज्यादा है बर्न करा रहे हैं आप, 600 करा रहे हैं तो वो 4200 बनेगी। तो 4200 में आप ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको 7.5 से डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से आप ग्राम निकाल सकते हैं। तो इस हवाले से कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन आप जितनी करेंगे डेली, अगर 1000 कर रहे हैं या 800 कर रहे हैं, तो उस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी जो है 1 मंथ में वेट रिड्यूस हो सकता है। साथ अगर आप एक्सरसाइज वगैरह रिकमेंड करते हैं डेली की, तो वो कैलोरीज बर्न सेपरेट होंगी, उसके अलग एडिशन होती है। अगर सिर्फ कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन की जाए तो ये भी इनफ होता है। इस तरीके से आप वेट रिड्यूस करा सकते हैं। जो ये 3 मॉडल्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन और फिजिकल एक्टिविटी होता है। मीन के कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन करें और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। और फिर इसमें ये होता है कि जब कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट रिच फूड देनी होती है। एक तो खास तौर पे विटामिन ई है या विटामिन सी है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि क्योंकि एनर्जी कम है तो कीटोन्स बनेगी, कीटोन्स या फ्री रेडिकल्स को जो है ना कैप्चर करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी, विटामिन ई, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं या फाइटोकेमिकल्स हैं, तो इससे सेलेनियम है, ये भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट रिच फूड देनी होती सर है। सेलेनियम किसमें होता है? सेलेनियम ज़्यादातर मीट प्रोडक्ट में होता है। जिंक है या सेलेनियम है, ये मीट प्रोडक्ट में होता है, या ब्रेन वगैरह जो छिलका है इसका, लेग्यूम्स वगैरह का, उसमें पाया जाता है। ये एक ओवरव्यू था इसके बारे में, वेट रिडक्शन के बारे में। सर वेट रिडक्शन में एज फैक्टर भी तो अपना रोल प्ले करता है। क्या चीज़? एज फैक्टर भी तो एज फैक्टर भी लगता है, लेकिन एज फैक्टर से ये होता है कि जितनी जैसे ही आपकी एज बढ़ती है ना 30 से अबव, फिर एजिंग मोस्टली 40 से एजिंग प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। एजिंग प्रोसेस में ये होता है कि आपकी जो फंक्शनैलिटी है ऑर्गन्स की वो लो हो जाती है, तो इस तरह मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है आपका। तो मीन कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम हो जाती है। अगर आपकी वही रहे तो वेट जो है वो ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से मीन कि उसका जो मेन वो होता है वही एजिंग होता है कि जो फंक्शनैलिटी है ना वो कम हो जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है हमारे पास हाइपरटेंशन या हाइपरलिपिडीमिया। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। सर पहले हाइपरटेंशन ही लिखना था। ये करना है। अच्छा, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है मीन के हमारे मोस्टली मीट है या मीन के ऑयल चीज़ें हैं उसमें मौजूद होता है, मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में। और इसकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में जो होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल लेस देन
200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और इसकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो लेस देन 300 होनी चाहिए। क्या है? 200 मिल के कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में जो है ना इतना होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इसी तरीके से जो हम डाइट से लेना चाहिए वो लेस देन 300 मिलीग्राम पर मिलीग्राम पर डे। रेगुलर मील के मैक्सिमम इतना आप ले सकते हैं, लेकिन ये उन पेशेंट के लिए है, पेशेंट के लिए नहीं, नॉर्मल पर्सन के लिए है। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का या लिपिड इसका हार्ट का सीवीडी के कोई इश्यू का शिकार है तो उससे जो है 200 ही लेना चाहिए, लेस देन 200 मिलीग्राम पर डे। तो मीन के ये समझ आ गई है। मीन के जो हमारी ब्लड में एक नॉर्मल पर्सन में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए वो 200 है, और जो डेली हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का काम भी है, बॉडी में मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है कोलेस्ट्रॉल, तो इस हवाले से इसकी रिक्वायरमेंट या नीड है तो डेली में 300 मिलीग्राम आप ले सकते हैं, इसका ज़्यादा ना लें। लेकिन अगर आप डिजीज़ हैं, आपको सीवीडी का या हार्ट का इशू है तो आपको कितना लेना चाहिए, 200 सर मिलीग्राम। सिर्फ ये मतलब मीट प्रोडक्ट्स में ही होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है ना मीट में कुछ प्लांट्स बेस्ड भी हैं, मीट के ज़्यादातर जो है ये एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स मीट सर में। मेरे बाबा बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाते, मतलब समझ लो बिल्कुल भी नहीं, बोटी तो बिल्कुल भी नहीं और खाते। ये खुद बॉडी में प्रोड्यूस भी हो रहा होता है, लिवर में ये प्रोड्यूस भी होता है। हमारे जितने भी दूसरे फूड हम ले रहे हैं उनकी कन्वर्जन होती है, तो कन्वर्ट भी होता है, मीन की बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर रही होती है कोलेस्ट्रॉल को, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप हार्ट के इश्यू है आपको तो तब आपको इसकी रिस्ट्रिक्शन करनी है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल कह रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड आता है। ट्राइग्लिसराइड की जो ये होना चाहिए लेस देन 150 मिलीग्राम ब्लड में। इसके बाद आता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो उसकी वो लेस देन 100 होना चाहिए। इसके अलावा आता है HDL, वो मेल में 40 मिलीग्राम और फीमेल में 50 मिलीग्राम होता है। नहीं, ये हेल्दी है, मीट के 40 से अबव होना चाहिए। ये HDL मिलीग्राम में, हाँ मिलीग्राम में। HDL जो है जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी हेल्थ जो है ना कंसीडर की जाती है। HDL आपके जितने भी मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं या पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उसमें पाया जाता है, और दूसरा ट्राइग्लिसराइड या LDL है ये सैचुरेटेड या ट्रांस फैट में पाया जाता है, जैसे घी है या इस तरीके से दूसरी चीजें हैं जैसे फ्राई वगैरह, वो सैचुरेटेड होता है। मीन के अगर कोई इशू नहीं है तो मीन के यंग एज में यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 20 जितनी भी सोर्स हैं सैचुरेटेड फैट के या कोलेस्ट्रॉल के, जैसे कि एमजॉक वगैरह है, रिकमेंडेशन यही होती है कि इन दोनों चीज़ों को कम कर दें या बंद कर दें। 20 ईयर से आपको 20 ईयर से, क्योंकि 20 ईयर तक आप लोगों की बोन ग्रोथ है या मिनरल डेपोजिशन मैक्सिमम हो रही होती है, तब ये यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन जब इनकी यूटिलाइजेशन डिपोजिशन स्टॉप होती है तो फिर ये आर्टरीज में या इस तरीके से डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। शुगर मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, ये चीज़ है। इसके अलावा जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है इसको कंट्रोल करना इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मेन कि आप वेजिटेबल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो कम करें। दूसरा इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं कोलेस्ट्रॉल की या मेन के कैल्शियम वगैरह की, वो हाइपरटेंशन और उनकी दोनों की सेम है। फिर उसकी रिकमेंडेशन हम दोनों के देख लेते हैं, लेकिन पहले हम वो देख लें हाइपरटेंशन को। दूध पीने से जलन होती है? दूध पी लेने से दूध में जो है ना जो फैट है मिल्क फैट, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक करती है। इनके खासतौर पे उसके ऊपर करी है वो, तो इसी वजह से जो एलर्जिक उसमें कंपाउंड होते हैं समटाइम, जो एलर्जिक कंपाउंड होते नहीं है, इनके जो उनकी प्रोटीन है ना
फैट या प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, वो एलर्जिक होती है सम पेशेंट के लिए। तो इसी वजह से रिकमेंडेशन यही होती है कि स्किम मिल्क यूज़ करें। स्किन में होता सर मलाई तो नहीं होती उसके ऊपर बाल दिलवा के ऊपर लेकिन मलाई। स्किम तब होता है, एक तरी आप उतार लेना वो एक अलग चीज़ है, फिर भी पार्टिकल रहा है, अगर Yes, छान लेना वो अलग चीज़ है। एक मलमल के कपड़े में आप लोग छान लें। और जितने भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको रिकमेंडेशन होती है कि वो सोया या सोया प्रोडक्ट या सोयाबीन या सोया मिल्क इस्तेमाल करें, वो उनके लिए सही होता है उसमें, क्योंकि फैट नहीं होता और प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी मिकदार में सर अच्छा ये खाली दूध ना लें और उसके साथ ना वो हल्दी वाला दूध पी लेते हैं, फिर वो करना चाहिए? हल्दी में ये है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इसी वजह से जो इन्फ्लेमेशन काज कर रही है मिल्क प्रोटीन वो उससे स्टॉप हो जाता है। तो वैसे काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है इसका हल्दी और मिल्क का, लेकिन फिर भी वो फैट फ्री हो मिल्क मिल्क जो है फैट फ्री ही इस्तेमाल करना चाहिए मोस्टली। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल है या मिल्क हाइपरटेंशन है, ये एक तरह की दिल के अमराज हैं या सीवीडी जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहा जाता है। इसमें ये होता है कि मिल्क के डिपॉजिट जो होता है कोलेस्ट्रॉल वो आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। एक है मिल्क के आर्टरीज से ब्लड में पास होना है, तो अगर ये साइज है अगर वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे हम पाइप पानी जो है ना ऐसे छोड़ दें तो पानी ऐसे गिर रहा होता है, अगर उसको जोर लगाए तो दूर तक जाता है। तो उसके प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है ना उसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। उसका मतलब जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरीज पे वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी जो रीजन हैं, आपकी लाइफस्टाइल भी हो सकता है, फास्ट फूड है वो भी हो सकते हैं, हेरिडिटी भी हो सकती है, हेरिडिटी भी विरासती तौर पे भी होता है, इसे हाइपरटेंशन हो या कोलेस्ट्रॉल हो। स्मोकिंग जो है सबसे बड़ी वजह है इसकी, और स्मोकिंग के अलावा जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या मीट वगैरह वो भी। तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 80 से 120 मिलीमोल पर मर्करी GH। तो ये डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है मीन के 80 और 120 जो है सिस्टोलिक होता है। अगर मीन के इससे कम है तो लो ब्लड प्रेशर है, अगर इससे ज़्यादा तकरीबन 90 से लेकर 130 तक मीन के हेयर एज पे है, हेयर बॉर्डर लाइन पे। लेकिन 140 और 100 से अबव जो है 160 या 100 तो वो मीन के हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है। तो इसकी भी रीज़न जो है सोडियम का इंटेक ज़्यादा होना है या स्मोकिंग है। मीन के ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल का सेम ही वो है, क्योंकि ये दोनों सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हो रहे होते हैं, इनके जो रीज़न है वही सेम है। मीन के आर्टरीज की ब्लॉकेज होगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल वैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ही एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो रही होती हैं। तो इनकी रीज़न यही है कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और इसके अलावा जो है आपको चाय नहीं, तो अल्कोहल है। चाय जो इस्तेमाल करते इसमें ऐसा कुछ नहीं है। टी का जो प्रॉब्लम है वो है सिर्फ कैफीन की वजह से, वो भी अगर ज़्यादा मिकदार में आप यूज़ करें तो उसमें कैफीन होने की वजह से जितने भी आपके न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है इसकी रिस्ट्रिक्शन, जरूरी नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, क्योंकि एक ऑलरेडी अगर एक पेशेंट है प्रॉब्लम में है तो उसमें एक प्रॉब्लम इंक्रीज कर रही है जो चीज़, उसे एलिमिनेट करना ज़्यादा बेहतर होता है। एज के साथ भी तो बढ़ता जाता है ब्लड प्रेशर उसकी। वही सेम रीज़न है, जैसे कि एज में ये होता है कि जब आपका आप देखें कि बूढ़े लोगों को देखें तो उनके मसल्स बड़े नरम से नाजुक से होते हैं, तो इनके और जो स्किन है वो लूज होती है। उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, फंक्शनैलिटी जो है ना कम हो जाती है। तो जो इसका मेन वो है एजिंग है। कहते हैं कि एजिंग के प्रोसेस को अगर आप 100%, और इसकी बड़ी वजह न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ही होती है, तो अगर आप 100% एक आइडियल इन्वायरमेंट में रखें किसी को, मीन कि उसको किसी न्यूट्रिएंट की ना ही कमी हो ना ही ज़्यादती हो, तो एजिंग के प्रोसेस को मीन के रोका तो नहीं जा सकता, काफ़ी हद तक स्लो डाउन किया जा सकता है। मीन के ये सारी एजिंग का प्रोसेस होता ही डेफिशिएंसी की वजह से है
किसी न किसी न्यूट्रिएंट की या तो डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या तो एक्सेस की वजह से हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर है, इसमें ये है कि अगर आप जो ब्लड प्रेशर 20 से लेकर 60 मिलीमोल GH आप मर्करी ये कम कर सकते हैं। किससे? फिजिकल एक्टिविटी को अगर 30 मिनट की आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आप इम्प्रूवमेंट के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो मेन के एक फिजिकल एक्टिविटी है, दूसरा स्मोकिंग को ख़त्म करके दो, और तीसरा जो है अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चीज़। और इसके अलावा है अगर आप कोलेस्ट्रोल का या जैसे कि एग यॉक वगैरह कोलेस्ट्रोल लेस देन 200 मिलीग्राम डेली यूज़ करते हैं, तो इन 4-5 चीज़ों पे अमल करके जो है ना आप तकरीबन सही वाली बात दोबारा बताएं। मीन के 20 से 60 मिलीमोल पर मर्करी जो है mmGH जो है ना कम कर सकते हैं आप। तो कुछ चीज़ें हैं उससे, एक है कि 30 मिनट की आप एक्सरसाइज करें डेली एक्सरसाइज से। इसके अलावा स्मोकिंग को स्किप करें, अल्कोहल को स्किप करें या मीन के तकरीबन 15 ml तक ले आए। सर हम तो अल्कोहल के लाए नहीं थे सर। हाँ, मीन के आप लोग तो नहीं पीते सर आप बताए थे। तो नहीं, मीन के ओवरऑल है ना, मीन के हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, बाकी लोग भी हैं। तो हमने एक ओवरऑल देखना है, ये तो नहीं है कि हमें पता ना हो कि अल्कोहल वो कहे कि जिसमें अल्कोहल यूज़ करते हैं जो नॉन मुस्लिम है, तो वो अगर कहें तो हम उसको किस तरह रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाँ, मीन के हाफ ओज डेली, अगर वो का मिनिमम इतनी पे ले है तो क्या चीज़ सही तरह सर। हाँ तो वो उस पे ले हैं तो ये कम हो सकता है। इसके अलावा वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। 4 और 5 पे है कि अगर आप 10 kg वेट रिड्यूस करते हैं, 10 kg वेट रिड्यूस से 5 से लेकर 20 mmGH जो है ना आप का ब्लड सर प्रेशर मतलब रिड्यूस पहले हो। नॉर्मल है फिर भी कम करना है। नहीं, अगर नॉर्मल है तो ठीक है। तो ये तो उनके लिए जो ओवर वेट या ओबीस है 10 kg वेट रिड्यूस से, तो आप तकरीबन जो है 20 से 60 mmGH जो है ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि रिस्ट्रिक्शन जो रिकमेंडेशंस हैं इन दोनों के लिए, मीन के CVD के पेशेंट कह दें या कह दें कि हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि आप डेली कैल्शियम का जो इंटेक है 1250 मिलीग्राम हो, मैग्नीशियम जो है 500 मिलीग्राम हो, सोडियम का हो लेस देन 2300 मिलीग्राम, पोटाशियम जो है सर 23 किसका बोला? ये सोडियम, पोटाशियम 4700 है, और इसमें प्रोटीन जो है वो तकरीबन आप ले सकते हैं 20 से 25% तक। 47 किसका? 4700 मिलीग्राम जो है ना पोटाशियम है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 55%, प्रोटीन जो है तकरीबन 18 होती है 18, और फैट जो है वो आपका 27%। ये टोटल किलो कैलोरीज जो है ना आप 27% तक फैट से लें और 55% जो है कार्बोहाइड्रेट से ले, और प्रोटीन जो है वो 18% तक ले। ये रिकमेंडेशन में के मेन एज ए डाइटिशियन हमारे लिए यही चीज़ होती है, क्योंकि अगर हम कहें ये खाएं वो खाएं तो एक मल्टीपल हो जाता है। हम आप लोगों को सबको पता है, एक्सचेंज लिस्ट से आप चीज़ें देख सकते हैं कि किस में प्रोटीन है, किस में फैट है, किस में कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन जो मेन है आप लोगों को स्प्लिट्स जो निकलवाए जाते हैं उनका भी यही मकसद होता है। किसी भी डिजीज़ में यही चीज़ देखनी होती है कि प्रोटीन कितनी है, फैट कितनी है और कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट लेने हैं टोटल उसकी एनर्जी क्या चीज़। और उसमें जो है फैट में आप तकरीबन 10% तक जो है मुफा हो, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड 20% तक जो है ओफा हो, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड
और लेस देन 6% जो है आपका सैचुरेटेड फैट हो, सैचुरेटेड, और लेस देन 1% जो है ट्रांस फैट हो उसमें। ये रिकमेंडेशन है फैट के हवाले से। मीन के जितने भी आपने फैट है तो हेल्दी हो, हेल्दी सोर्स यूज़ किया जाए। ये एक ओवरव्यू था हमारी डायबिटीज के हवाले से, मीन के हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। कोई एनी क्वेश्चन? सर बस बस नहीं समझ आई। इसकी जो आप लोगों की असाइनमेंट है, इन तीनों और एक पेशेंट की आप केस हिस्ट्री लिख लें। एक पेशेंट है 55 ईयर ओल्ड, एज, वेट जो है उसका 90 kg है, हाइट जो है उसकी 5'3" है, और बीपी जो है उसका ब्लड प्रेशर वो है 100/170। और इसके अलावा जो उसका एलडीएल है 200 है, एचडीएल जो है वो 30 है, मेल है ये, और ट्राइग्लिसराइड जो है 300 है। ये मीन के उसका इशू, इसके मुताबिक जो है ना आप लोगों ने उसके लिए डाइट प्लान बनाना है। ये खुद आप लोग एडजस्ट करेंगे कि कितने किलो कैलोरीज का है, फिर आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि इतने किलो कैलोरीज का क्यों बनाया है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ ऐड की है। मीन के एलडीएल को इम्प्रूव करने के लिए, एलडीएल को कम करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, एचडीएल को इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ है, और इसका बीपी क्या है, हाइट है, हाइट तो ठीक है, वेट को रिड्यूस करने के लिए इसे कैसे आपने मैनेज करना है। ये आप लोगों की कल की असाइनमेंट है। एनी क्वेश्चन? मैं उसमें